Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss Bill of Exchange under Negotiable Instruments Act 1881. सो इससे पहले वाले वीडियोस में हम बिजनेस लॉज के अंदर 4 लॉज डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पीजीटी कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए यूज़फुल है। और अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। वैसे हमने द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की सीरीज़ में हमने प्रोमिसरी नोट तक डिस्कस कर लिया है, विच इज़ अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और अब हम सेकंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम कि इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर क्या डेफिनेशन है इस टर्म की। तो अब एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो अब ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि राइटिंग में ऐसा लिखा हुआ है, एक ऑर्डर है जो कि अनकंडीशनल है, कि किसी भी कंडीशन पे वो जो ऑर्डर है वो बेस्ड नहीं है। तो वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, प्री डिटर्मिन्ड है, साइंड बाय द मेकर। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होगा वो उस रिटर्न स्टेटमेंट को साइन करेगा, जो भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है उसको, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को। यहाँ पर मेकर जो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो उस डॉक्यूमेंट को साइन करेगा, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसमें वो डायरेक्ट करेगा, वो एक ऑर्डर देगा एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को, कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो मुझे पे करो। तो इसीलिए अब ये जो मेकर होगा वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, जिसमें कि एक ऑर्डर है जिसको वो साइन कर रहा है कि अब जो दूसरा पर्सन है वो उस पर्सन को, मतलब मेकर को, कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे बैक करेगा। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये जो सम ऑफ मनी है वो पे करनी है टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी एक सर्टेन पर्सन के ऑर्डर पे। अब मेकर ही यहाँ पर दूसरे पर्सन को एक ऐसा ऑर्डर दे रहा है कि उसे सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो उसे पे बैक करना है, वो एंटाइटल्ड है उस सर्टेन सम ऑफ मनी को रिकवर करने के लिए। तो अब यहाँ पे पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझेंगे हम कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तभी हम बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा मैकेनिज्म जो है वो समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अब ये 3 पार्टीज हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। तो अब ड्रॉअर कौन होता है यहाँ पर? हु मेक्स द बिल, मतलब जो बिल बनाता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो मेकर है उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि उसको हम ड्रॉअर भी बोल सकते हैं या फिर मेकर भी बोल सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो अब सेकेंड पार्टी है ड्रॉई, ऑन whom द बिल इज़ ड्रॉन। अब ये जो पर्सन है, जो ड्रॉई है, वो पर्सन है जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे ऑफ करेगा ड्रॉअर को, यानी मेकर को। तो इसीलिए ये वो पर्सन है ऑन whom द बिल इज़ ड्रॉन, जिसके ऊपर वो बिल जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है, जिसके लिए वो बिल मेक किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ड्रॉई होगा वो कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे बैक करेगा ड्रॉअर को। थर्ड पार्टी है यहाँ पर पेई, हुज नेम इज़ मेंशन्ड इन द बिल। तो अब ये वो पर्सन है, पेई वो पर्सन है जिसके नाम पे वो बिल जो है वो बन रहा है, जिसका नाम उस बिल पे लिखा हुआ है। और ये वही पर्सन है जो एंटाइटल है टू रिकवर मनी, जो मनी रिकवर करने के लिए एंटाइटल है। तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस करी होगी कि यहाँ पर हमें ड्रॉअर और पेई में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, कि वो ही पर्सन जो है जिसको अब मनी जो है वो रिसीव करेगा, या जो एंटाइटल है मनी रिसीव करने के लिए, वो तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि वो ड्रॉअर है। तो फिर अब ये ड्रॉअर कैसे अलग है पेई से, क्योंकि डेफिनेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम ही पर्सन है। तो ये मेकर है जो बिल बना रहा है, जो कि एंटाइटल होगा बाद में कुछ मनी रिकवर करने के लिए ड्रॉई से।
और यहाँ पर पे भी वही पर्सन है जिसका नाम मेंशन है बिल के अंदर, और ये मनी को रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ड्रॉअर और पेई जो है वो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, पेई एंड ड्रॉअर हैं, वो सेम ही पर्सन हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर ड्रॉअर और पेई जो है वो डिफरेंट पर्सन हों। तो अब यहाँ पे पहले हम ड्रॉअर डिस्कस करते हैं, फिर हम ड्रॉई डिस्कस करेंगे और फिर पेई और ड्रॉअर में डिफरेंस देख लेंगे। तो अब यहाँ पे जो ड्रॉअर है वो मेकर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो हमने ऊपर देखा। अ क्रेडिटर हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। तो अब ये जो मेकर है, जो ड्रॉअर है, वो एक क्रेडिटर होता है जो कि एंटाइटल होगा रिसीव करने के लिए पेमेंट फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे जो मेकर है वो ड्रॉ कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, और ये वो पर्सन है जो एक क्रेडिटर है और वो अब डेटर से जो मनी है उसको रिसीव कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो आई होप आपको क्रेडिटर एंड डेटर का मैकेनिज्म समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी ये टर्म्स जो हैं वो पता होंगी, और ये टर्म्स कब यूज़ होते हैं वो भी पता होगा, जब कोई क्रेडिट परचेज होती है या सेल होती है तब। तो तभी हम ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये जो मेकर है वो एक क्रेडिटर है, उसको हम एक क्रेडिटर से समझ सकते हैं कि ये वो पर्सन है जो बाद में एंटाइटल होगा कुछ मनी जो है, जो उसने क्रेडिट सेल करी होगी उसके अगेंस्ट मनी रिसीव करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्रेडिटर को हम कह सकते हैं कि वो एक ड्रॉअर है। तो अब एक ड्रॉई कौन हो गया अल्टीमेटली? एक्सेप्टर और डेटर हु हैज़ टू पे द मनी टू द ड्रॉअर। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉई को एक्सेप्टर भी बोलते हैं कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका एक्सेप्टर है। अब इसको हम एक्सेप्टर क्यों कह रहे हैं इसका भी हम रीज़न समझेंगे आगे। उससे पहले अब यहाँ पे ये जो है उसको ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए इसको हम एक डेटर से समझ सकते हैं, हु हैज़ टू पे द मनी टू द ड्रॉअर, जिसको कुछ मनी जो है वो पे करना होता है ड्रॉअर को, मतलब क्रेडिटर को। तो अब यहाँ पे ये जो पर्सन है वो डेटर है ड्रॉअर के लिए, क्रेडिटर के लिए। तो अब ड्रॉई के लिए ये जो ड्रॉअर है वो एक क्रेडिटर है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ड्रॉअर को क्रेडिटर बोल रहे हैं और ड्रॉई को डेटर। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो अल्टीमेटली मनी पे हो रही होगी, जो ड्रॉई पे करेगा वो क्रेडिटर को ही कर रहा होगा। और हमने देखा कि ये दोनों जो हैं वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये दोनों पर्सन जो हैं वो डिफरेंट कब हो सकते हैं, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेई इज़ अ ड्रॉअर और अ थर्ड पार्टी, अ पर्सन टू वोम पेमेंट हैज़ टू बी मेड। तो जो डेफिनेशन है उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो अब यहाँ पे ये वही पर्सन है जिसको कोई पेमेंट जो है वो मेक की जा रही होगी, जो कि ड्रॉई करेगा। तो अब यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है वो किस केस में हो जाएगी, तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लेते हैं अगर आप हैं यहाँ पर और आपके दो फ्रेंड्स हैं, तो अब आपने क्या किया यहाँ पर कि आपने अपने एक फ्रेंड से कुछ लेट्स से ₹100 जो है वो यहाँ पे आपने उधार पर लिए, और उसके बाद आपने अपने दूसरे फ्रेंड को वो जो ₹100 हैं वो जो है वो उधार पर दे दिए। तो अब ये जो पर्सन है जो आप हैं, तो आपने क्या किया, अपने एक फ्रेंड से ₹100 जो है वो क्रेडिट पर लिए हैं, और अब ये जो आपका सेकंड फ्रेंड है, जो दूसरा फ्रेंड है आपका, उसको आपने ₹100 जो हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, तो अब आपका जो ये फ्रेंड है, फ्रेंड ए जो है, जिससे आपने ₹100 जो हैं वो उधार पर लिए हैं, तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया, क्योंकि आपको ₹100 जो हैं वो अपने ए फ्रेंड को वापस करने हैं। तो अब ये जो आपका बी फ्रेंड है उससे आपको ₹100 ही लेने थे, तो अब इस पर्सन को यहाँ से जो ₹100 हैं वो देने थे और यहाँ से लेने थे। तो अब यहाँ पर इतना एक्सचेंज हो, इससे बढ़िया ए एंड बी ही आपस में डील कर लें। तो यही होता है यहाँ पर ड्रॉअर और पे का सिस्टम भी। तो अब इस एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि अब यहाँ पर ये जो पर्सन था
ए जो आपका फ्रेंड था वो एक ड्रॉअर था और आप उसके लिए ड्रॉई थे, मतलब आप जो हैं वो डेटर थे और आपका जो फ्रेंड ए है वो क्रेडिटर था जिसको आपको 100 रुपीज़ जो हैं वो देने थे। तो अब इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आपका दूसरा फ्रेंड बी है, अब इसके लिए क्या सिचुएशन हुई, इसके लिए भी यहाँ पर आप जो हैं वो क्रेडिटर बन गए और ये जो फ्रेंड बी है वो डेटर बना रहा आपके लिए। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर एक्सचेंज को इतना होने से रोका और सीधा आपने ए एंड बी के बीच में ही डील करवा दिया, जिससे ड्रॉअर और पेई जो है वो डिफरेंट पर्सन हो गए। कि अब फ्रेंड बी के लिए क्या सिचुएशन हुई कि ये तो ड्रॉई ही रहेगा, तो अब इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पर अब इसे जो पैसे आपको पे करने थे तो इसके लिए आप जो हैं वो ड्रॉअर थे। और अब लेकिन ये जो पर्सन है, मतलब जो आप हैं, इन्होंने बोला कि आप सीधा ए को ही पे कर दो, इतना घूम के पैसे आएंगे, इससे बढ़िया आप डायरेक्टली ए को ही यहाँ पर पेमेंट कर दो, क्योंकि मैंने उसे कुछ उधार ले रखा था और मुझे उसे पेमेंट करना था। तो अब इस केस में पे ही कौन हो गया, पे इस केस में आपका फ्रेंड ए हो गया और आप यहाँ पर इस केस में ड्रॉअर रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेमेंट है वो आपको करनी थी फ्रेंड बी को, लेकिन उसने एक्चुअली पेमेंट किसको करी, थर्ड पार्टी को, जिससे अल्टीमेटली जो सेट ऑफ है वो आपके एंड पर भी हो गया। तो यही मैकेनिज्म होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो यही मैकेनिज्म था यहाँ पर पेई और ड्रॉअर का डिफरेंट होने का, कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट पर्सन्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो फ्रेंड बी था उसके लिए यहाँ पर जो ड्रॉअर हैं वो आप रहे और पेई उसके लिए एक डिफरेंट पर्सन हो गया। तो इसीलिए बस टर्म्स का डिफरेंस है, मैकेनिज्म जो है वो सेम ही रहता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, बस पार्टीज जो हैं वो 3 हो जाएंगी इस केस में। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। सो अब यहाँ पर फीचर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो रिटर्न में होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये हमने प्रोमिसरी नोट के केस में भी देखा था कि वहाँ पर ओरल जो अग्रीमेंट है, प्रोमिसरी नोट है, वो वैलिड नहीं होता। तो वही सेम केस यहाँ पर है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में है कि यहाँ पर भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो राइटिंग में ही होना चाहिए, एक्सप्रेस ही होना चाहिए। सेकेंड है यहाँ पर, इट मस्ट कंटेन अ कन्फर्म्ड ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट जस्ट द रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें एक कन्फर्म्ड ऑर्डर होना चाहिए। जो मेकर है वो ये ऑर्डर दे रहा होगा ड्रॉई को कि उसको कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है पे करनी है टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट जस्ट द रिक्वेस्ट। उसको रिक्वेस्ट नहीं करनी है मेकर को, यहाँ पे ऑर्डर देना है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डर देने का मतलब होता है किसी को सिर्फ ये बोलना कि आप पेमेंट कर दो, और रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये डिफरेंस होता है, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, आपको एक ऑर्डर देना है कि वो जो ट्रॉई है वो लायबल है पेमेंट करने के लिए, और उसको ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो पेमेंट करे, ना कि उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ आप पेमेंट कर दो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर कन्फर्म्ड ऑर्डर होना चाहिए, ना कि उस पेमेंट के लिए कोई रिक्वेस्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे थर्ड फीचर है, द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन। तो यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई भी कंडीशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं होगा कि पेमेंट होगी या नहीं, ऐसा सर्टेन होना चाहिए। किसी भी कंडीशन से फ्री होने चाहिए वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी पेमेंट वो। तो इसीलिए द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन वहाँ पर नहीं होगी। इट शुड बी अनकंडीशनल, जो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो रिटन इंस्ट्रूमेंट है वो कंटेन करना चाहिए एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। तो अब यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए कि कंडीशंस चाहे जो भी हों, किसी भी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है वो ऑर्डर, फ्री है किसी भी कंडीशन के होने या ना होने से, जिसको हम अनकंडीशनल ऑर्डर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सर्टेन। तो अब जो अमाउंट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो भी क्रेडिट सेल या परचेज हुई है उस केस में, तो वहाँ पर जो अमाउंट है वो
सर्टेन होना चाहिए, किसी भी अनसर्टेन अमाउंट के ऊपर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं कर सकते। फिक्स्ड डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, फिक्स्ड डेट होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अल्टीमेटली, जिनमें अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि जिसमें कि अमाउंट भी जो है वो सर्टेन होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, पर्टिकुलर सम वहाँ पे मेंशन्ड होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, और वहाँ पे फिक्स डेट होनी चाहिए कि इस डेट को जो ड्रॉई है वो पेमेंट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मस्ट बी साइंड बाय बोथ ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो अब इस पॉइंट पे आता है यहाँ पर कि हम ड्रॉई को एक्सेप्टर क्यों कहते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं ड्रॉअर ने, जो कि एक क्रेडिटर है, इसने तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और इसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी ड्रॉई को। तो इसीलिए हम ड्रॉई को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो ऐसा हमने प्रॉमिसरी नोट के केस में नहीं पढ़ा था, ये सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। प्रॉमिसरी नोट में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि वहाँ पे जो मेकर होगा उसका साइन होना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़, जो ड्रॉअर एंड ड्रॉई हैं, दोनों का ही बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करना इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब जब यहाँ पर ड्रॉअर, जो क्रेडिटर है, वो जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा होगा, मेक कर रहा होगा, तो उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा ड्रॉई से, कि ड्रॉई यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मैंने कोई अमाउंट जो है वो पेएबल है, मैं लायबल हूँ उस अमाउंट को पे करने के लिए। तभी यहाँ पर हम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को वैलिड मानेंगे जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा ड्रॉई के द्वारा। तो इसीलिए हम ड्रॉई को एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट था कि मस्ट बी साइंड बाय बोथ ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो यही रीज़न था अल्टीमेटली, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसका दोनों ही पार्टीज़ का साइन करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको वैलिड मानेंगे, एक्सेप्टेड मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट अ डेफिनेट ऑर्डर। तो अब यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है, अब बेनिफिशियरी वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबल पर्सन हो सकते हैं जिनको यहाँ पर ड्रॉई जो है वो पेमेंट करेगा। तो जिसको भी पेई या फिर ड्रॉअर, अगर ये दोनों सेम पर्सन होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो उसको हम एक कॉमन टर्म बेनिफिशियरी से डिनोट कर रहे हैं। तो बेनिफिशियरी की जगह पे यहाँ पे हम ड्रॉअर या फिर पेई भी लिख सकते थे। तो इसीलिए जो अमाउंट है वो पे किया जाएगा बेनिफिशियरी को, जिसके भी नाम पर वो बिल जो है वो ड्रॉ हुआ है। तो ये पर्सन जो है वो एंटाइटल होगा पेमेंट को रिकवर करने के लिए, इसी पर्सन को वो अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा, यही पर्सन जो है वो बेनिफिशियरी कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है यहाँ पर, द अमाउंट शुड बी पेड ऑन डिमांड और ऑन द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो अब यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट जैसा ही केस है कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो शुड बी पेड ऑन डिमांड, वो डिमांड पर भी पे हो सकता है, ऑन डिमांड भी पे हो सकता है, और ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट भी हो सकता है, जो कि प्री डिसाइडेड होता है कि हमको ऑन डिमांड वो पेमेंट करनी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, या फिर उसमें कोई स्पेसिफाइड डेट लिखी हुई है, उसी डेट पर वो पेमेंट करेगा ड्रॉई वहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ऑन डिमांड पेमेंट होगी या फिर स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर होगी। तो आई होप आपको ये फीचर से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि कैसे प्रॉमिसरी नोट डिफरेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज से, और क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, प्लस यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म और पार्टीज़ ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। सो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चेक डिस्कस करेंगे, विच इज़ थर्ड टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।